दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं जो भी स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो कि मेटलोपोरफायरिन रिंग कैरी करते हैं। मेटलोपोरफायरिन में भी वो आयरन पोरफायरिन रिंग अगर वो कैरी करते हैं, तो और वो क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो आयरन पोरफायरिन रिंग को कैरी करते हैं, बट उनका नाम अलग-अलग है। बट वो नाम किस बेसिस पे अलग है? उनके सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे। जैसे कि यहाँ पे R2 दिख रहा है आपको, R1 दिख रहा है, R3 दिख रहा है। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे क्या होता है, उनका नाम अलग-अलग हो जाता है और वो कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम हो गए, डिफरेंट डिफरेंट साइटोक्रोम A, B, C, P450 है ना? और भी मेटलो एंजाइम है। वो क्या होते हैं, सबका स्ट्रक्चर लगभग लगभग सिमिलर होता है, बस हमें उनका बेसिक डिफरेंस याद रखना है। सारे स्ट्रक्चर अगर हम एक एक करके पढ़ते हैं तो हमें याद रखना जो है वो थोड़ा टफ है। तो इसलिए हम इसका बेसिक डिफरेंस जो है वो कंपेयर करके याद रखेंगे कि इसके R1 सब्स्टिट्यूएंट और R2 सब्स्टिट्यूएंट और R3 सब्स्टिट्यूएंट के में क्या क्या आएगा, और यही हमारा बेसिक डिफरेंस बताएगा सभी स्ट्रक्चर में। तो आगे हम देखते हैं। ये रहा। तो सभी में याद रखना है आपको। देखो, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। अगर ऑक्सीजनेटेड है तो इसमें अप साइड में ऑक्सीजन रहेगा और डाउन साइड में, एक सेकंड, अप साइड एंड डाउन साइड में बता देती हूँ पहले क्या होता है। इसमें अप साइड में कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल लगा रहेगा और डाउन साइड में भी कोई भी कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल जो है वो अटैच रहेंगे। तो हम अप साइड और डाउन साइड अटैच मॉलिक्यूल के बेस पे और R1, R2 और R3 जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके बेस पे डिफरेंस देखेंगे, है ना? आगे देखते हैं। हुँ। तो जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, वो सेम ही रहता है। R1 और R2 के पोज़ीशन पे क्या रहेगा, विनाइल ग्रुप लगा रहेगा और R3 में क्या रहेगा, मेथिल लगा रहेगा। अगर ऑक्सीजनेटेड है तो यहाँ पे अप साइड में ऑक्सीजन रहेगा और डाउन साइड में हिस्टिडीन प्रोटीन लगा रहेगा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या रहता है, मायोग्लोबिन में क्या रहेगा, एक आयरन पोरफायरिन रिंग रहेगा। मतलब हम जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसका एक यूनिट रहेगा। बट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 आयरन पोरफायरिन रिंग होते हैं। ठीक है? अब आगे देखते हैं साइटोक्रोम ए। साइटोक्रोम ए में क्या है, साइटोक्रोम ए में R1 के पोजीशन पे क्या आ जाता है, एक डिफरेंट कंपाउंड ऐड हो जाता है, वो है C17H29O। ठीक है? ये कंपाउंड जो है वो ऐड हो जाता है। और R2 के पोजीशन पे क्या होगा, विनाइल ही रहेगा। और हाँ, R3 के पोजीशन पे क्या हो जाता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मेथिल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। बाकी आप जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे सभी में R3 की जगह मेथिल ही रहेगा। लेकिन जो सिर्फ साइटोक्रोम ए है उसमें R3 जो है वो मतलब R3 के पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो मेथिल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। साइटोक्रोम में अप साइड में क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल रहेगा और जो डाउन साइड में वो क्या रहेगा, सिस्टीन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। साइटोक्रोम बी में क्या होगा साइटोक्रोम बी में क्या होगा हमारा, साइटोक्रोम बी में सेम एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जैसे। इसमें भी R1 और R2 पोजीशन पे विनाइल ग्रुप रहेगा, R3 में मेथिल रहेगा और अप साइड में वाटर रहेगा और जो डाउन साइड है उसमें सिस्टीन प्रोटीन रहेगा। ठीक है? अब देखते हैं साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी के स्ट्रक्चर में ए बी के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ R1 और जो R2 है, ये वाला R1 का रो था और ये वाला R2 का रो था, है ना? तो R1 और R2 का जो पोजीशन है उसमें क्या आ जाएगा, एक सिस्टीन प्रोटीन वाला ग्रुप, है ना? सिस्टीन प्रोटीन मेथिल वाला ग्रुप एक ऐड हो जाएगा दोनों में। R1 और R2 जो है वो सेम रहेगा, सिस्टीन प्रोटीन वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। R3 जो है वो मेथिल ही रहेगा और H2O, और अप साइड में H2O रहेगा। ये अप साइड वाला था और ये डाउन साइड वाला। तो अप साइड में H2O ही रहेगा और डाउन साइड में क्या हो जाएगा, सिस्टीन। अब साइटोक्रोम P450 जो है, साइटोक्रोम P450 में R1 R2 दोनों जो है वो विनाइल ग्रुप रहेंगे और R3 जो है मेथिल रहेगा और अप साइड में वाटर एंड डाउन साइड में सिस्टीन। अब दो हम और पढ़ते हैं, वो है पेरोक्सिडेज और कैटालेज। इसमें भी जो है वो सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, बस बेसिक डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। बेसिक डिफरेंस क्या है, पेरोक्सिडेज में भी आयरन
इसमें भी आयरन मेटल ही रहता है। ये आयरन पोरफायरिन रिंग ही बनेगा इसमें भी। और इसमें R1 पोजीशन और R2 पोजीशन पे विनाइल ग्रुप रहेगा। और इसमें R3 में CH3 आउटसाइड वाटर एंड इसमें जो ये हीमोग्लोबिन से लगभग सिमिलर है, सॉरी, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन से सिमिलर है। और इसके डाउन साइड में क्या रहेगा, हिस्टीडीन प्रोटीन रहेगा। कैटालेस जो एंजाइम है, कैटालेस एंजाइम के R1 और R2 पोजीशन पे विनाइल ग्रुप रहेगा। R3 पे जो है ये CH3 रहेगा, अप साइड में वाटर। इसका जो पेरोक्सीडेज और कैटालिस में जो मेन डिफरेंस है वो है ये डाउन साइड में क्या जुड़ा है ना? डाउन साइड में क्या ऐड है? तो पेरोक्सीडेज में क्या होता है, एन हिस्टिडीन लगता है। और कैटालिस में क्या है, ये कंपाउंड ऐड होगा। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फेरोसिन ऐड होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर बेसिक डिफरेंस पे था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अब आपको स्ट्रक्चर याद रखने में आसानी होगी। वन मोर थिंग, जो नेट का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक चीज़ पूछता है कि इसमें टोटल डबल बॉन्ड कितने होते हैं। तो टोटल डबल बॉन्ड आप इस स्ट्रक्चर में काउंट कीजिए। तो इस स्ट्रक्चर में टोटल जो डबल बॉन्ड होते हैं वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डबल बॉन्ड होंगे। जो हम ऐसे क्वेश्चन आया था कि हीमोग्लोबिन या सॉरी, हीमोग्लोबिन का जो आयरन पोरफायरिन रिंग है उसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, तो या हीमोग्लोबिन के एक यूनिट में कितने डबल बॉन्ड होंगे, है ना? तो 11 हमारा डबल बॉन्ड होगा, जो कि क्या होता है, कॉन्जुगेटेड होता है। देखिए आप, एक सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्जुगेटेड होता है। सो थैंक यू गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।